नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी क्रैश कोर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम आज कुछ अन्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। पहला प्रश्न है, भारत में महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में कुछ बताना है। भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने शुरुआत की थी। तो महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत हार्ट मैकेंजी ने की थी। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत हार्ट मैकेंजी ने की थी, ठीक है। और इस व्यवस्था की शुरुआत के अंतर्गत क्या हुआ था, इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ था कि ब्रिटिश भारत का 30% भाग शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 30% भाग महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के स्थान अध्यक्ष, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष, ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे वो प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे, ठीक है। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो थी वो 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो नारायण मल्हार जोशी के द्वारा, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष की स्थापना की गई थी। 1920 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो उस वायसराय का नाम है लॉर्ड कर्जन उस वायसराय का नाम है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया और फूट डालो और राज्य करो जैसे नीतियों का अनुपालन किया। इसी के तहत भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किस संस्था की स्थापना? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया? ये भी कभी कभी पूछता है कि दांडी मार्च कब शुरू किया गया था। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया और सबसे पहले 78 साथियों के साथ शुरू किया गया था। 78 साथियों के साथ शुरू किया गया था और ये दांडी मार्च चला कब? 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च चला था, ठीक है। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो वो प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। और इस योजना के तहत भारत विभाजन का विभाजन करने की बात कही गई थी। मतलब माउंटबेटन योजना को एक हिसाब से भारत विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर संविधानवादी समझे जाते थे? जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत संविधानवादी समझे जाते थे, उनका नाम था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर संविधानवादी इनको कहा जाता था। संविधानवादी इनको कहा जाता था। किनको? के.एम. मुंशी को। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो था वो 1928 में भारत आया, वर्ष 1928 में भारत आया, या 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 में भारत आया। इसका विरोध हुआ भारत में। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में जो सभी सदस्य थे, सभी सदस्य अंग्रेज ही थे, कोई भारतीय सदस्य नहीं था। सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, और इसलिए कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा। इसलिए कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा। श्वेत कमीशन किसको? साइमन कमीशन को कांग्रेस ने श्वेत कमीशन इसलिए कहा क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे सदस्य अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय जो हैं, लाला लाजपत राय जो है यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने दिया था सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, और ये सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा था। किसने? लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में संवाद वाहक को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में संवाद वाहक को क्या कहा जाता था? तो मौर्य प्रशासन में संवाद वाहक को क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि कुछ समझौता हुआ था या कुछ सम्मेलन हुआ था या कुछ पैक्ट हुआ था, वो कब हुआ था यही बताना है। तो सबसे पहले दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी, ये मिलान करने के लिए जरूर आएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1930 को। 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1921 को शुरू हुआ था। ठीक है। अगला है, पूना पैक्ट जो कि गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, ये कब हुआ था? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय कांग्रेस
के अध्यक्ष, भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी थे। जे बी कृपलानी जो थे वो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी? क्यों त्यागी थी? तो उसका ये कारण था कि जलियांवाला बाग की घटना से दुखित होकर, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी। अगला प्रश्न है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? मतलब कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता था वो कहाँ होता था? लंदन में सम्मेलन का आयोजन जो था वो लंदन में कहाँ पर होता था? वो सेंट जेम्स पैलेस में होता था। कहाँ पर? सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था और ये हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है। और ये तैयार कब की थी? 1928 में तैयार की थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। इसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इस नेहरू रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। नेहरू रिपोर्ट के अंदर संविधान का खाका था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन था जिसने तीनों गोलमेज भारतीय था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? कौन था ऐसा? तो उनका नाम था B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस गवर्नर के समय में पारित हुआ था? तो उस गवर्नर का नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया था। और वो भी कब पारित किया गया था? 1856 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी वसुदेव कृष्ण के समकालीन थे? मतलब कि एक जैन ग्रंथ है, उसका नाम है उत्तराध्यायन सूत्र। ये एक जैन ग्रंथ है। इसके अनुसार क्या था कि जो 22वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर जिनका नाम था अरिष्टनेमी वसुदेव, वो कृष्ण के समकालीन थे, ऐसा उत्तराध्यायन सूत्र में कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल कुंतासी कहाँ पर स्थित है? एक हड़प्पाकालीन स्थल है, हड़प्पाकालीन स्थल
कुंतासी। कुंतासी कहाँ पर स्थित है? तो कुंतासी स्थित है पश्चिमी सौराष्ट्र में। पश्चिमी सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल कुंतासी स्थित है, पश्चिमी सौराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग के नियंत्रणाधीन थी? यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी, वो किस विभाग के नियंत्रणाधीन थी? तो उस विभाग का नाम था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत उसका नाम था। दीवान ए रियासत जो विभाग था, उसी विभाग के अंतर्गत जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी, उसी विभाग के अंतर्गत उसकी देखभाल किया जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला स्थित श्रवणबेलगोला में जो बाहुबली की प्रतिमा है, बाहुबली की प्रतिमा है, उसका निर्माण किस काल में हुआ था, ये बताना है। श्रवणबेलगोला में जो बाहुबली की विशाल प्रतिमा है, जो कि लगभग 18 मीटर यानी कि 57 फुट ऊंची है, उसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो उसका निर्माण हुआ था गंग काल में। उसका निर्माण गंग राजाओं ने कराया था। गंग राजाओं ने उसका निर्माण किसके काल में हुआ था? गंग राजाओं के काल में हुआ था। और उसको बनवाया कौन था गंग राजाओं में? तो उसको बनवाया था प्रधानमंत्री चामुंडा राय ने बनवाया था। प्रधानमंत्री चामुंडा राय ने बनवाया था। ठीक है, चामुंडा राय ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदी इतिहासकार कौन था? जब औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब शासनकाल में, औरंगजेब के शासन में जो महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार था, उसका नाम था फुतुहात ए आलमगीरी। लेखक पंडित ईश्वर दास नागर। जो हिंदू इतिहासकार था, उसका नाम था पंडित ईश्वर दास नागर। पंडित ईश्वर दास नागर। और पंडित ईश्वर दास नागर ने ही एक पुस्तक लिखी थी, फुतुहात ए आलमगीरी। फुतुहात ए आलमगीरी। पंडित ईश्वरदास नागर ने ही फुतुहात ए आलमगीरी नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद एवं 2.5 दिन के झोपड़े की भांति हुआ है? मतलब दिल्ली में एक मंदिर का निर्माण, एक मस्जिद का निर्माण किया गया है जो कुतुब मस्जिद तथा 2.5 दिन के झोपड़े की भांति है। ठीक है, तो उसका नाम है खंभात की जामा मस्जिद। खंभात की जामा मस्जिद। ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण जो है वो कुतुब मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, इसी की भांति जो है खंभात की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है। ठीक है। अब इस प्रकार से आज के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। अब मिलते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्नों की सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।